वेलकम यू ऑल आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। गाइज, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। लास्ट 2 वीडियो में गाइज हम लोगों ने एलिमिनेशन में E1 मैकेनिज्म एंड E2 मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे या बोले रिलेट करेंगे E1 E2 और SN1 SN2 को भी, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, SN1 SN2 को भी डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में गाइज हम लोग SN1 SN2 E1 E2 सबको कंपेयर करेंगे। इसीलिए आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले मैंने सबको एक साथ लिख दिया है, किस तरह के हैलाइड्स होंगे, किस तरह का सॉल्वेंट होगा, किस तरह के बेसेस होंगे। फाइन। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सारे फैक्टर नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड इफेक्टिव होते थे मैकेनिज्म में, चाहे वो SN1 रहा हो चाहे SN2 रहा हो। सॉल्वेंट भी इफेक्टिव होते थे मैकेनिज्म को, चाहे वो प्रोटिक सॉल्वेंट हो चाहे एप्रोटिक सॉल्वेंट हो। गाइस, बेसिस के भी फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते थे। स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि बेस है, कैसा है। फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग गाइस पूरे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को एक साथ एक ओवरव्यू में ख़त्म करेंगे, ताकि आपको कभी डाउट ना हो किसी रिएक्शन को देख के कि यार इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करें या एलिमिनेशन करें। अगर आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में आप पता कर ला पाते हो, फिर वहाँ पे आपको ये डाउट ना हो कि एलिमिनेशन हो तो कौन सा एलिमिनेशन हो, E1 हो या E2 हो। अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो उसमें कौन सा हो, SN1 हो या SN2। फाइन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने छोटा सा, अगर आप देखें तो सबको आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें एक सबस्ट्रेट लिखा है, दूसरे कॉलम में आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखे हैं, तीसरे में आपको क्या लिखा गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और चौथे में स्ट्रॉन्ग स्मॉल बेस, और लास्ट में स्ट्रॉन्ग बल्की बेस। गाइस, इसको समझते हैं एक एक करके। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, इसे आप अगर देखिए तो वाटर, एथेनॉल, मेथेनॉल सारे पोलर सॉल्वेंट होते हैं। हमने आपको बताया था पोलर सॉल्वेंट के बारे में, जो वाटर में डिजॉल्व होकर H+ आयन दे। फाइन। यानी H+ आयन जो देते हैं उनसे क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। फाइन। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली जो प्रोटॉन रिलीज ना करे। बहुत ही फेमस मैंने बताया था, एसीटोन, DMF मतलब डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। फाइन। और ये सब जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वहां पे वो भी एप्रोटिक सॉल्वेंट में ही होंगे। फाइन। स्मॉल बेस क्या होता है गाइस, चार्ज बेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे NaOH KOH हो, उसमें से OH आयन ही जनरेट होगा। OH आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो मेथॉक्साइड आयन या एथॉक्साइड आयन या इन जनरल एल्कोक्साइड आयन बोल दें तो ये भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। लेकिन साइज क्या है, स्मॉल साइज। फाइन। थर्ड देख, अगर लास्ट कॉलम देखें तो इससे पहचानते हैं गाइस, Me3CO। अगर आपको याद हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को हम लोग लिखते थे टर्ट ब्यूटॉक्साइड। याद है, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड ऐसे लिखते थे मेरे, हमने आपको बताया था पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, बिल्कुल यही है। और इसे तो आप जानते हैं ट्राइथाइलेमीन। गाइस, ये क्या है, LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड। याद है आपको? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ 2 आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा होगा, एक निगेटिव चार्ज और विथ लिथियम, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड LDA। ये भी बल्की बेस होता है। ओके गाइस, अब आते हैं एक एक करके बात करते हैं सबस्ट्रेट से रिलेटेड कौन कौन से रिएक्शन फेवर होंगे। सबस्ट्रेट में अगर हम लोग सबसे पहली बात करें मिथाइल हैलाइड के बारे में बात करें, मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड में अगर आप देखें तो ये बात करें तो एक ही कार्बन है जिससे हैलोजन लगा हुआ। अच्छा, जब एक ही कार्बन है मतलब अल्फा कार्बन ही केवल है, इसमें कोई बीटा कार्बन अवेलेबल नहीं है, तो क्या एलिमिनेशन किसी भी सिचुएशन में फेवर हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन होने की अल्फा बीटा पोजीशन होना चाहिए। मतलब अगर अल्फा कार्बन अवेलेबल है तो उसके रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन होना चाहिए। आई होप दिस इज ओके। तो इसमें अल्फा कार्बन है, तो हर चाहे जैसा भी बेस हो, चाहे जैसा भी न्यूक्लियोफाइल हो, आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा रिएक्शन, SN2। हर केस में नो डाउट SN2 होगा मिथाइल हैलाइड के केस में। फाइन।
गाइज अब दूसरे 1 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं। इथाइल हैलाइड, इथाइल ब्रोमाइड हमने लिया। इथाइल ब्रोमाइड अगर देखें गाइज तो ये भी क्या है, 1 डिग्री है। फाइन, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री है तो ये भी SN2 देगा, SN2 देगा, SN2 देगा। गाइज अगर SN2 देगा तो ऑब्वियसली हम लोग SN2 में जानते हैं क्या होता है, इन्वर्जन। गाइज इन्वर्जन रिएक्शन करेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर के बारे में बात रही, किसी रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री R इनैंसियोमर है तो प्रोडक्ट का गाइज क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट का S स्टीरियो आइसोमर है तो प्रोडक्ट R स्टीरियो आइसोमर बनेगा। फाइन, सिमिलरली अगर देखें तो यहाँ पे गाइज ये नोटिस करने की जरूरत है, जब आपका एक कार्बन था तो सब्स्टिट्यूशन था SN2, जैसे आपके पास अल्फा बीटा कार्बन अवेलेबल आया, ये गाइज क्या है, अल्फा कार्बन, तो ये क्या है, बीटा कार्बन। अगर बीटा कार्बन आया तो कौन सा एलिमिनेशन हुआ, कि बल्कि बेस के केस में E2 एलिमिनेशन हुआ। और E2 एलिमिनेशन हम लोगों ने पिछले ही क्लास में डिस्कस किया है कि ये क्या सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें लीविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन साथ साथ साइमल्टेनियसली एलिमिनेट होते हैं और एक पाई बॉन्ड ट्रांजिशन स्टेट यानी एल्कीन ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता है और फाइनली आपको एल्कीन मिलता है अकॉर्डिंग टू सैटजेफ या अकॉर्डिंग टू हॉफमैन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बेस। फाइन, तो ये बात ध्यान रखेंगे, E2 होगा। लेकिन गाइज यहाँ पे किस केस में बोला गया E2, स्ट्रॉन्ग एंड बल्की बेस, तो ऑब्वियसली नो रीअरेंजमेंट विथ हॉफमैन प्रोडक्ट। आई होप दिस इज ओके। अगले पे आते हैं गाइज, ये गाइज 2 डिग्री की केस में क्या है, ये भाई भाई जैसा खेल होता है। भाई भाई जैसा खेल कहने का मतलब क्या, कभी SN1 कभी SN2 कभी E1 कभी SN1, ये अपना दोनों के साथ 50-50 या 40-60 का रेशियो में चलता है ये। फाइन, डिपेंड करेगा टेम्परेचर वगैरह। फाइन, जैसे यहाँ पे ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री के साथ बोला गया SN1 और E1 दोनों होगा, दोनों पॉसिबल है। अगर SN1 होगा गाइज तो आप जानते हैं SN1 में क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर ड्यू टू प्लेनर कार्बोकैटायन। फाइन, कार्बोकैटायन प्लेनर होगा तो फ्रंट और बैक से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो फ्रंट से अटैक करेगा कुछ R आएगा, बैक से अटैक करेगा कुछ S आएगा, यानी RS का मिक्सचर आएगा जिसे हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। फाइन, अगर टेम्परेचर गाइज यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं तो SN1 ना होके क्या फेवर कर जाएगा, E1 फेवर कर जाएगा। और E1 में तो आप जानते हैं E1 में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इफ कार्बोकैटायन may be stabilized with the help of rearrangement, then we will stabilize। फाइन, अगर कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो पाए तो करेंगे किसमें, E1 मैकेनिज्म में। तो यू हैव टू बी श्योर अबाउट 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, क्योंकि 2 डिग्री का क्या चक्कर चलता है, SN1 और E1 दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, फाइन। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इस चार्ट को देखने के बाद, अभी हम लोग इधर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, फिर वहां पे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। फाइन गाइज, अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, 2 डिग्री एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर है तो वो SN2 फेवर करेगा। SN2 में ऑब्वियसली वही बात पुरानी, क्या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। If we start from R isomer then we will get the S isomer। फाइन, अगर R से शुरू करेंगे तो S मिलेगा, S से शुरू करेंगे R मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। आई होप दिस इज ओके गाइज। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो बट स्मॉल हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो बस स्मॉल हो, तो गाइज इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है E2 होगा, E2 होगा, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा, सैटजेफ प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, हमने सैटजेफ एलिमिनेशन भी डिस्कस कर लिया, हॉफमैन एलिमिनेशन कर लिया। आई होप कि आप इस नाम से परिचित होंगे, नहीं है तो भैया पुराने वीडियोस को आपको देख के ही इस पे आना चाहिए, अदरवाइज यू मैक फील ट्रबल। फाइन, तो बोला गया E2 एलिमिनेशन, जैसा कि E2 एलिमिनेशन में जानते हैं ट्रांजिशन स्टेट होता है, उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो ही बोला गया है कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं, लेकिन प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग, सैटजेफ। सैटजेफ स्टेटमेंट क्या बोला था, मोस्ट अप्रोचेबल हाइड्रोजन यानी लेसर हाइड्रोजन, ऐसे कार्बन मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। अगर एक लाइन में बोले तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगा वही मेजर होगा। गाइस ऑब्वियसली बल्कि बेस के केस में E2 विथ हॉफमैन, E2 हॉफमैन, यानी गाइज एक बात यहाँ पे आप नोटिस कर लीजिए, केवल मिथाइल हैलाइड के केस में ये सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, बाकी हर केस में क्या आ रहा है,
हर केस में क्या आ रहा है, एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन बाई हॉफमैन मैकेनिज्म। किस केस में गाइज, बल्की बेस में, बल्की बेस में हमने आपको वहां पे ये बताया था, बल्की बेस बताया था। फाइन, और वहां पे एक बात मैंने और बताई थी, बैड लीविंग ग्रुप भी अगर हो तो वहां पे भी वो हॉफमैन होता है। फाइन, फिर आते हैं टर्शरी पे। टर्शरी के बारे में गाइस हम लोग श्योर होते हैं, वहां पे भी टर्शरी में भी देखिए बोला गया है कि या तो वो SN1 होगा या तो E1 होगा, ये भी दोनों साथ साथ चलते हैं। गाइस डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया गया है, कोई टेम्परेचर नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन सा मैकेनिज्म फेवर होगा, SN1। और SN1 के बारे में आप जानते हैं, SN1 क्या होता है, इट इज मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो पाया तो रीअरेंज होगा, स्टेबलाइज करेगा, फिर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आएगा गाइस। और एक बात और, अगर कायरल स्टीरियो आइसोमर है तो उसमें रेशनिंग मिक्सचर बनेगा। अगर आप R से स्टार्ट करेंगे तो कार्बोकैटायन जो बनेगा प्लेनर होने की वजह से, फ्रंट और बैक से अटैक करने की वजह से रेशनिंग मिक्सचर वहां पे आएगा। वही यहाँ पे बोला गया है, अगर आपने R से स्टार्ट किया तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों आएगा। ठीक है, इसी को मिला के क्या बोला गया है, रेशनिंग मिक्सचर। फाइन, अच्छा E1 कब होगा गाइस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो बट डेल्टा दिया हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया, उस केस में आपका E1 फेवर करेगा। आई होप दिस इज ओके। व्हाट अबाउट, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे देखिए डेल्टा मैंने मेंशन कर दिया है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर ये प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उस केस में E1 ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है एज कंपेयर टू SN1। क्यों, क्योंकि ए प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ मेंशन किया गया है। ए प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में E1 गोइंग टू बी मैक्सिमम रेट। फाइन, फिर से स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो इन प्रेजेंस ऑफ टर्शरी एल्किल हैलाइड तो E2, स्ट्रॉन्ग बेस में E2। और कौन सा भैया, स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन स्मॉल बेस है। स्ट्रॉन्ग स्मॉल बेस के लिए बात ध्यान रखिएगा, E2 एलिमिनेशन, लेकिन मैकेनिज्म कौन सा, सैटजेफ प्रोडक्ट इस केस में मैक्सिमम स्टेबल होगा। यानी सैटजेफ का मतलब क्या, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन गोइंग टू बी दी स्टेबल। फाइन, और इसके बारे में अब क्या बोलना, क्योंकि यहाँ पे ही बातें बोल दी गई हैं। तो गाइज यू हैव टू बी श्योर कि आपको जो जो बातें यहाँ पे बोली गई हैं वो एक ओवरव्यू आपको इस मैप के थ्रू समझ में आ रहा होगा, एक चार्ट के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। फाइन, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फाइन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बेस। तो आपको इस बात पे यहाँ पे श्योर होना पड़ेगा गाइस कि सॉल्वेंट क्या है, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड क्या है। आई होप दिस इज ओके एंड वेरी मच क्लियर ऑल ऑफ यू। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, कुछ एग्जांपल्स हम लोग पिक करते हैं और उसके थ्रू हम लोग और बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे गाइस हमने क्या ले लिया, मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, कोई हमने OH- ले लिया। अच्छा OH- को आपको देखते समझ में आता है कि OH- यहाँ पे एक्ट कैसे करेगा। OH- एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल गाइस, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई चॉइसेस ही नहीं है, कोई दूसरी इसके पास चॉइस नहीं है। ये गाइस क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और फाइनली यहाँ पे ब्रोमीन लीव कर जाएगा बाई SN2 मैकेनिज्म गाइस। और SN2 मैकेनिज्म से जब ये लीव कर जाएगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल गाइस, लुक एट दिस वन। अगर अभी आप देखें तो ये क्या है, 1 डिग्री है। फाइन, 1 डिग्री के साथ अगर आप देखें सोडियम साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ गाइस क्या दिया गया है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। गाइस पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सी मैकेनिज्म फेवर करता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बिना डाउट के बता पाओगे कि ये SN2 मैकेनिज्म फेवर करता है। कौन सी मैकेनिज्म फेवर करता है, SN2 मैकेनिज्म फेवर करता है। अच्छा SN2 मैकेनिज्म की खास बात क्या है, SN2 मैकेनिज्म की खास बात है कि ये इस पे बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ पे लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा Cl। फाइन, और क्या लीव कर जाएगा, Br-। इन्वर्जन प्रोडक्ट आएगा। बट इन दिस एग्जाम्पल वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री
क्यों डिस्कस नहीं कर सकते? आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस कार्बन से ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे गाइस दोनों के दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। मतलब ये क्या है, अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो ये गाइस क्या है, ए कायरल है। फाइन, तो दिस इज ए कायरल। इसी वजह से हम इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये हम जरूर बोल पा रहे हैं ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हुआ है, ऑब्वियसली SN2 मैकेनिज्म। ओके, सिमिलरली गाइस अगर इसी में मैं थोड़ा सा और चेंज करूं कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैंने Br ले लिया और Br में मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं NaOH ले रहा हूँ। अच्छा अब गाइस NaOH ले रहा हूँ तो ये भी अभी 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के पास। अब आपके पास चॉइसेस क्या होते हैं गाइस? चॉइसेस 2 होते हैं कुछ इस तरीके से, एक बार प्रोडक्ट आपका ये बन जाए और दूसरा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाए। गाइस अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये SN2 प्रोडक्ट है। क्या है गाइस? SN2 प्रोडक्ट है। क्यों SN2 प्रोडक्ट है? क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया होगा, इसने इस पे अटैक किया होगा, यहाँ पे Br निकल गया होगा। अगर गाइस मैं इसके बारे में बोलूँ कि ये कैसे बना होगा, गाइस ये OH माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी तो है। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है तो गाइस ये एल्कीन जो प्रोड्यूस हुआ होगा तो वो E2 प्रोडक्ट के थ्रू बना होगा। अब इस केस में गाइस मैं आपको बताऊं कि अच्छा प्रोडक्ट ये आएगा या 50-50 मिक्सचर आएगा, नहीं गाइस, लेकिन इस केस में मैं आपको बता दूं कि फाइनली मेजर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन आता है और ये क्या आता है, माइनर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बेस स्मॉल है लेकिन इसके साथ कोई टेम्परेचर या कंसंट्रेशन के बारे में बात नहीं किया है और ये ही लेस हिंडर्ड है, तो SN2 प्रोडक्ट जो गाइस ओवर डोमिनेट करेगा E2 प्रोडक्ट। फाइन, नोट कीजिए इसे। फिर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कोई आपका ये है, ठीक है। अच्छा गाइस इसके साथ मैंने क्या बोला कि आप Me3COK+। गाइस ये क्या है? इसे आप देखेंगे तो ये क्या है, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। अच्छा पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड है गाइस, और ये क्या है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अच्छा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, अगर आपको वो चार्ट याद है, मैप याद है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, देख के आप गाइस ये बोल पाओगे, क्या बोल पाओगे कि ये क्या है, ये बल्की बेस है। और गाइस बल्की बेस के बारे में आप सुना होगा आपने कि ये E2 मैकेनिज्म्स होता है किसके थ्रू, हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पे ओवर डोमिनेट करता है। यानी गाइज ये अगर मैं बोलूँ अल्फा कार्बन है तो ये क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। यानी गाइज यहाँ पे जो H होगा वो H यहाँ से ये मिथॉक्साइड टर्ट ब्यूटॉक्साइड जो यहाँ पे अवेलेबल है वो इस H को अप्रोच करेगा और फाइनली आपको यहाँ से ये Br लीव कर जाएगा और एक ही प्रोडक्ट इस केस में आपको मिलेगा मैक्सिमम कंटेंट में, दैट इज एथीन यानी एल्कीन मिलेगा आपको, और यही क्या होगा, मेजर होगा। फाइन, आई होप दिस इज ओके। तो इस केस में जब आपको टर्ट ब्यूटॉक्साइड दिया हो यानी बल्की बेस दिया हो तो उस केस में कौन सी मैकेनिज्म फेवर होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन बाय E2 मैकेनिज्म। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लुक एट दिस वन। अगर इसे आप देखें तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। गाइज यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल दिया गया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन सॉल्वेंट को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एंड गाइज यू ऑलरेडी नो अबाउट द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म। फाइन, SN2 मैकेनिज्म की क्या खासियत होती है, SN2 मैकेनिज्म की खासियत होती है न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड एंड लीविंग ग्रुप लीव्स and we will get inversion product। फाइन, यानी अगर यहाँ पे क्लोराइड आयन बेस पे था तो यहाँ पे जो साइनाइड आयन आएगा वो डैश पे आ जाएगा, you will get the inversion product।
इन्वर्जन प्रोडक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म। ओके, नोट डाउन प्लीज। गाइज ये भी अगर आप देख पा रहे हो तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, लेकिन इस 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ हमारे पास वाटर दिया गया, सॉल्वेंट, वाटर न्यूक्लियोफाइल दिया गया, और हम जानते हैं वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है एंड एज ए बेस भी एक्ट कर सकता है। यानी गाइज इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं तो SN1 एंड E1 दोनों मैकेनिज्म फिजिबल है। तो देखते हैं कि SN1 के केस में कौन सा प्रोडक्ट आपका आएगा। अच्छा, SN1 के बारे में आप जानते हैं, SN1 रिएक्शन जो होता है वो रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट देता है विथ स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर आप देखें इस कार्बन को तो ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, यानी ऑब्वियसली इसमें आपको रेसमिक मिक्सचर मिलने वाला है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है ये आप पहले से जानते हैं। मैं अगर डायरेक्ट कुछ प्रोडक्ट बना के आपको बताऊं कौन सा प्रोडक्ट आएगा, तो फाइनली अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यानी SN1 मैकेनिज्म के बारे में मैं सोच के बताऊं तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ये जो दोनों प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, फाइन, इसे मैं क्या बोल रहा हूं, रेसमिक मिक्सचर। बाय SN1 मैकेनिज्म। आई होप दिस इज ओके एंड वेरी मच क्लियर। अगर E1 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो E1 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो E1 का मतलब क्या है, एलिमिनेशन बाय E1 मैकेनिज्म। और E1 मैकेनिज्म में आप जानते हो कि हॉफमैन प्रोडक्ट ओवर डोमिनेट करता है इन केस ऑफ बल्की बेस, बट हियर स्मॉल बेस इज प्रेजेंट H2O, देन वी विल गो विथ सर्जेफ प्रोडक्ट। फाइन। तो यहां पे अगर आप देखें तो अगर मैं एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस कार्बन को जिसमें लिविंग ग्रुप लगा हो इसे मैं अल्फा बोलूंगा, इसे मैं बीटा बोलूंगा एंड इसे भी बीटा बोलूंगा। यहाँ पे 2 फेवरेबल बीटा पोजीशंस हैं। अच्छा, 2 बीटा पोजीशन ऑब्वियसली, तो इसमें 2 अलग अलग तरीके से बीटा हाइड्रोजन होंगे। एक बीटा हाइड्रोजन को मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ, दूसरा बीटा हाइड्रोजन मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। अच्छा, अगर ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है बेस तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, दिस बेस grabs the hydrogen atom, then we will get this alkene. But when base grabs this hydrogen, then will we get the another product this. Guys, elimination में 2 प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। अगर बेस जो है H2O इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है तो आपको ये एल्कीन मिलेगी। अगर बेस H2O इस H को एलिमिनेट करता है तो आपको ये एल्कीन मिलेंगे। फाइनली ये 2 प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2 प्रोडक्ट क्या है, E1 मैकेनिज्म के थ्रू ये बन रहा। फाइन। अच्छा, इन दोनों में अगर मैं पूछूं कौन मेजर है कौन माइनर है, तो आई होप कि आपको पता होगा कि जब स्मॉल बेस होता है तो उस केस में हम सैटजेफ एलिमिनेशन को फेवर करते हैं, और सैटजेफ से says that कि maximum substituted alkene will be the major product. Maximum substituted alkene will be the major product. Look at this alkene. अगर आप इस डबल बॉन्ड को देखें तो इससे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल लगा हुआ है, मतलब इट मीन्स ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। बट अगर इस एल्कीन को आप फोकस करें तो इधर 2 हाइड्रोजन है, केवल कोई एल्किल ग्रुप नहीं लगा है, और इधर आप देखें तो यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप लगा है। तो दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, इट मीन्स ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। फाइन। सेटजेफ प्रोडक्ट, यानी अब दूसरे तरीके से बोलो तो ये क्या है अपना सेटजेफ प्रोडक्ट, ये क्या है हॉफमैन प्रोडक्ट। ऑब्वियसली सेटजेफ प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। फाइन, नोट कर लीजिए प्लीज। गाइस, अगर इसे आप देखें तो ये क्या है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो ये सोडियम मेथॉक्साइड है, सोडियम मेथॉक्साइड है। इट मींस गाइस ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मॉल बेस है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कौन सा मैकेनिज्म फेवर करेगा, अगर मैं बोलूं तो ये E2 मैकेनिज्म फेवर करेगा। इतना तो आप सोच पा रहे होंगे, E2 मैकेनिज्म फेवर कर रहा होगा। अच्छा, एलिमिनेशन यानी यहाँ पे ओवर डोमिनेट होने वाला है सब्स्टिट्यूशन से। गाइज, अगर आप इसे देखें तो ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये क्या है,
बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, यानी यहाँ पे भी दो तरीके के बीटा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। एक बीटा हाइड्रोजन कुछ ये है, दूसरा वाला बीटा हाइड्रोजन ये है। फाइन गाइस, अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन आप एलिमिनेट करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला बीटा, यानी मेथॉक्साइड आयन जो है अगर इस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो फाइनली यहां से ये एल्कीन यहां जनरेट, डबल बॉन्ड जनरेट होगा तो ये प्रोडक्ट आएगा। बट अगर मेथॉक्साइड आयन गोइंग टू ग्रैब्स दिस हाइड्रोजन देन वी विल गेट द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यानी अकॉर्डिंग टू सेटजेफ गाइस ये आपका क्या होगा, मेजर होगा, ये क्या होगा, माइनर होगा। फाइन, ये क्या है आपका सेटजेफ प्रोडक्ट, और ये क्या है हॉफमैन। फाइन, हॉफमैन प्रोडक्ट। गाइस अगर हम कुछ एग्जांपल्स और देखें तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ यहाँ Br है और इसके साथ मैं ले रहा हूँ मिथाइल अल्कोहल। गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फिर से 2 डिग्री मैंने लिया। मिथाइल अल्कोहल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। गाइज यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि SN1 भी फेवर हो सकता है और E1 भी फेवर हो सकता है। अगर यहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज कर देता, इसके साथ टेम्परेचर इंक्रीज कर देता, मतलब कंसंट्रेशन आप मिथाइल अल्कोहल बढ़ा देता तो E1 मैकेनिज्म फेवर कर जाता मोस्ट अप्रोप्रिएटली। लेकिन अभी नॉर्मल दिया गया तो दोनों की पॉसिबिलिटी इसमें होते हैं बनने के। यानी अगर गाइज ये SN1 फेवर किया तो रेशमिक मिक्सचर बनाएगा, ये आपका बनाएगा रेशमी मिक्सचर, ठीक है। अगर ये E1 फेवर किया, E1 फेवर की करेगा जो, तो कुछ इस तरीके से एल्कीन बनाएगा रेशमी मिक्सचर। फाइन, तो इस तरीके से यहाँ पे डिपेंड करेगा कौन सा टेम्परेचर ले रहे हैं, किस तरीके से, दोनों तरीके से प्रोडक्ट आएंगे। यानी ये SN1 प्रोडक्ट और ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। फाइन, नोट कर लीजिए प्लीज। लुक एट दिस वन गाइस, अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रोमाइड आयन है, ये 2 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है विथ ए प्रोटिक सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विथ ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, अब क्या हिंट मिल रहा है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अभी SN2 के लिए फेवर कर रहा है। अच्छा, SN2 फेवर कर रहा है गाइस, तो ये अभी कहाँ पे है, वेज पे है, और SN2 जब फेवर करेगा यानी ये अटैक करेगा तो फाइनली प्रोडक्ट किस पे आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा, इनवर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनवर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। फाइन गाइस, इसी केस में अगर मैं बोलूं यहाँ पे Br ले लिए, यहाँ पे मैं बोलूं कि H2O ले लो। फाइन गाइस, अब यहाँ पे H2O ले लिया तो ध्यान दीजिए क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो गाइस यहाँ पे क्या फेवर करेगा, SN1। फाइन, SN1 भी फेवर कर सकता है, और क्या फेवर कर सकता है, E1 भी फेवर कर सकता है। दोनों, मैंने बोला था 2 डिग्री के केस में दोनों बातें फेवर होगी। अगर टेम्परेचर वगैरह मेंशन कर दिया तो ऑब्वियसली वी विल गो विद द एलिमिनेशन, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों के बारे में सोचेंगे। फाइन, लेकिन अब जब टेम्परेचर ना दिया होगा, हम बना रहे हैं E1, टेम्परेचर ना दिया गया होगा तो इस केस में SN1 जो है अप्रोप्रिएट ज्यादा होगा। अच्छा गाइज, SN1 की बात जब हम लोग करेंगे तो हमारे माइंड में ये बात तुरंत आनी चाहिए कि SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। यानी अगर मैं प्रोडक्ट आपको बना दूं तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट जो आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये आपका क्या आएगा, SN1 प्रोडक्ट आएगा। यानी और अगर मैं पूछूं तो इस तरीके से 2 एल्कीन भी बनेंगी, ठीक है। ये SN1 प्रोडक्ट है, और ये क्या है, E1 प्रोडक्ट है, मिक्सचर ऑफ E1 प्रोडक्ट, जिसमें ये क्या है, मेजर है। क्यों गाइस मेजर है, बिकॉज ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। इसके बाद देखिए, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, ये एल्कीन क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। और इस एल्कीन को गाइस अगर आप देखें तो इस एल्कीन पे इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन लगा है, यानी गाइस ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। और अकॉर्डिंग टू सेटजेफ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, मेजर, और ये क्या हो गया गाइस, माइनर।
फाइन। लेकिन गाइज इस केस में जो आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा, अगर मैं बोलूं एलिमिनेशन, देन इन दिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन गोइंग टू बी ओवर डोमिनेट देन एलिमिनेशन। फाइन, नोट कर लीजिए इसे गाइज। अब इसकी अगर मैं यहीं पे आपको मैकेनिज्म बताऊं कि यह कैसे हुआ होगा, तो आसानी से इसे क्विकली देखा जा सकता है इसके मैकेनिज्म को। स्टेप 1 में गाइज हम लोग जानते हैं कि ये Cl यहाँ से हटेगा और फाइनली आपको क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। गाइज ये कार्बन अगर आप देखें तो ये गाइज ये 2 डिग्री कार्बन है, जबकि ये कार्बन क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है। और ये कार्बोकैटायन गाइज क्या बना, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। और इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन को हम रीअरेंज करके अगर 3 डिग्री कार्बन पे ले आए तो शायद स्टेबलाइज कर जाए। इसके लिए गाइज एक रीअरेंजमेंट होता है, इस स्टेप को हाइड्राइड आयन ट्रांसफर पढ़ते हैं, हाइड्राइड आयन शिफ्ट पढ़ते हैं। इस H को अगर यहां ले आएंगे गाइज, जरा देखिएगा क्या सिचुएशन आपको मिल रही है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा। फाइन, ये गाइज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, यानी ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है और ये क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ओके गाइज, जिसको रीअरेंजमेंट नहीं पता वो पैनिक नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखेंगे, रीअरेंजमेंट करके एक फोल्डर बना होगा, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे आप देखिए जो कार्बोकैटायन हम लोगों ने जनरेट किया है, वो कार्बोकैटायन यहाँ पे अब जो H2O है, H2O इस पे अगर ये अटैक कर दे तो फाइनली आपको कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे OH पॉजिटिव और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ से एक H हटाएगा, OH आ जाएगा। फाइन, ये तो हम लोगों ने किसके रिस्पेक्ट में बात किया, SN1 के बारे में हमने बात किया, SN1 के बारे में। अगर मैं यहीं E1 के बारे में बोलूं कि E1 के बारे में बताइए, तो भैया अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो SN1 और E1, जी हाँ, SN1 और E1 दोनों का पहला स्टेप सेम होता था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ऑब्वियसली पहला स्टेप तो वही होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन अगर मैं डायरेक्टली बना दूं तो परेशानी कोई नहीं होगी। अच्छा गाइस, कार्बोकैटायन जब जब बनेगा रीअरेंजमेंट तब तब होगा, तब तब रीअरेंजमेंट होगा। वही रीअरेंजमेंट हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, हाइड्राइड आयन शिफ्ट। गाइज अगर हाइड्राइड आयन शिफ्ट यहाँ पे भी होगा तो कार्बोकैटायन फिर से यहाँ पे क्या होगा, मोर स्टेबलाइज कर जाएगा। अब यहाँ पे गाइस कार्बोकैटायन बन गया, लेकिन अब यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा वहाँ पे जो H2O है गाइस, वहाँ पे अब ये न्यूक्लियोफाइल ना होके क्या है, बेस है। अगर गाइस जब ये बेस है तो इसके पास फेवरेबल पोजीशन कितने होंगे, एक तो फेवरेबल पोजीशन ये होगा कि या तो H यहाँ से निकाल ले। अच्छा ये दोनों कार्बन गाइस सेम सेम है, तो दूसरा होगा कि H यहाँ से निकाल ले। जरा देखिएगा, अगर वही H2O यहाँ पे एज ए बेस आया, एज ए बेस यहाँ पे आया, एंड दिस H2O grabs this hydrogen, then alkene going to be formed something like this, fine। but अगर ये H2O गाइस इस हाइड्रोजन को ग्रैप्स करता है तो ये पाई बांड इधर आएगा, तो कुछ डबल बांड यहाँ बनेगा, डबल बांड अगर यहाँ बनेगा तो गाइस एक एल्कीन ये बनेगा। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि ये एल्कीन मेजर है या ये एल्कीन मेजर है। कैसे डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड। अगर गाइस इस डबल बांड को आप फोकस करें तो इससे 1 2, इसमें ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और गाइस इस एल्कीन को अगर आप फोकस करें तो इसके पास 1 2 3 ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। मतलब ये गाइस क्या हो रहा है, मेजर हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, माइनर हो रहा है। तो हम लोगों ने उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों के मैकेनिज्म यहाँ पे हम लोगों ने गाइस डिस्कस कर रहे हैं। इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। गाइस इसे अगर आप देखें तो ये क्या दिया गया है, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। फाइन, ये क्या है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। गाइस सोडियम आयोडाइड, ठीक है, एसीटोन, यानी नो डाउट यहाँ पे इंडिकेशन क्या मिल रहा है भैया, ये वीक बेस है आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन बहुत ही वीक बेस है। फाइन, क्योंकि हमने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर मैं आपको एक बार याद दिलाऊं तो फ्लोराइड आयन
क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन। ऊपर से नीचे जाने पर अगर हम बात करें ग्रुप में, तो बेसिसिटी जो है गाइस डिक्रीज करती। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट अगर एसिड बोलें तो HI जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएं तो उसका कॉन्जुगेट बेस गाइस वीक होगा, वेरी वीक बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये ट्रीट करेगा गाइस, तो ये बात ध्यान रखेंगे, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा तो यहाँ पे SN2 क्या होगा, इन्वर्जन होगा, यानी बैक साइड अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट आएगा। इसी में अगर मैं कुछ दूसरा एग्जांपल लूँ, मैंने क्या ले लिया, इस बार मैं NaOH ले लेता हूँ। अब गाइस ये NaOH क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH OH माइनस, ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है, OH माइनस हो या NaOH माइनस हो, तो गाइस ये E2 एलिमिनेशन फेवर करेगा, E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। फाइन, E2 एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि गाइस ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 एलिमिनेशन होगा। E2 एलिमिनेशन की एक खास बात होती है, वो क्या होती है कि ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। गाइस ध्यान रखिएगा कि नो रीअरेंजमेंट। अच्छा, रीअरेंजमेंट नहीं है तो फिर जरा एलिमिनेशन के बारे में सोचते हैं। गाइस ये क्या है, अल्फा, ये क्या है, बीटा, ये है बीटा। बट गाइज ये बीटा क्या है, 4 डिग्री, और हम पहले से जानते हैं 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। फाइनली तो हियर बेस OH माइनस हैव ओनली वन चॉइस, दैट इज OH माइनस ग्रैब्स दिस हाइड्रोजन। फाइन, यानी जो यहाँ पे OH माइनस आएगा, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहे हैं, वो इस हाइड्रोजन को ग्रैब्स करेगा और यहाँ पे इस तरह से आएगा। फाइनली ये Br यहाँ से लीप कर जाएगा और प्रोडक्ट जो आपका आएगा वो गाइज इस तरह से, क्या बोलेंगे हम इसे, E2 प्रोडक्ट। ठीक है, कोई मिक्सचर नहीं आएगा, बात ध्यान रखेंगे, ओनली प्रोडक्ट आएगा ये। ओके गाइज, नोट कर लीजिए इसे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया गया गाइज, अगर इसे आप देखें तो क्या दे दिया गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया गया, कोई टेम्परेचर नहीं दिया गया है, कोई टेम्परेचर नहीं दिया। यानी अगर टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो गाइज हम इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे 2 केसेस पॉसिबल हैं। कौन कौन से, SN1 और गाइज E1। फाइन, SN1 यहाँ ओवर डोमिनेट करेगा क्योंकि कोई टेम्परेचर नहीं मेंशन है। अगर टेम्परेचर यहाँ पे दिया होता, इंक्रीज किया होता टेम्परेचर, तो वी विल गो विद द E1 एलिमिनेशन। फाइन, टेम्परेचर नहीं दिया इसीलिए SN1 होगा, लेकिन मैं यहाँ पे SN1 और E1 दोनों प्रोडक्ट बना देता हूँ। फाइन, और एक खास बात आप जानते हैं कि SN1 और E1 दोनों में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन अगर बनेगा, इफ कार्बोकैटायन मे बी रीअरेंज, देन डेफिनेटली विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रीअरेंजमेंट। तो गाइज इस केस में जो प्रोडक्ट आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ ये आएगा। फाइन, ये प्रोडक्ट आएगा, SN1 प्रोडक्ट आएगा ये। और अगर मैं दूसरी बात बोलूं, इसके साथ ये किसके थ्रू आएगा, SN1 के थ्रू आएगा। गाइज अगर मैं एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो यहाँ पे कुछ 2 एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिले, एक ये, जिसमें गाइज ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। अब मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाई दिस वन इज मेजर, बिकॉज गाइज ये क्या है, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है ये, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। मैक्सिमम स्टेबल एल्कीन, दिस इज मैक्सिमम स्टेबल, 3 3 6 3 9 3 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन। किसी एल्कीन में 12 अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकते विथ 1 डबल बॉन्ड, इससे ज्यादा मैक्सिमम स्टेबल। फाइन, ये अगर इसको गाइस देखें तो ये क्या है, 1 and 2, ये क्या है गाइस, डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये क्या है, माइन इसके पास अगर देखें तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। फाइन, तो ये SN1 प्रोडक्ट है गाइस, और ये दोनों कौन से प्रोडक्ट हैं, ये E1 प्रोडक्ट, E1 प्रोडक्ट। मेथेनॉल विथ एलिवेटेड टेम्परेचर, स्लाइटली एलिवेटेड टेम्परेचर फेवर E1 मैकेनिज्म, but there is no temperature are mentioned, we will go with SN1 mechanism. Fine, let's discuss about the mechanism. Guys अगर मैं मैकेनिज्म के बारे में बोलूँ ये क्या हुआ होगा, तो पहला स्टेप अगर मैं बोलूँ तो पहला स्टेप में क्या हुआ होगा, यहाँ पे Cl माइनस हटा होगा,
अगर Cl माइनस हटा होगा तो फाइनली क्या बना होगा गाइस, कार्बोकैटायन। गाइस ये अगर आप देखें तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अच्छा 2 डिग्री कार्बोकैटायन अगर रीअरेंजमेंट हो पाए तो 3 डिग्री हो सकता। तो गाइस यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होता है, CH3 माइनस शिफ्ट। अच्छा अगर ये मिथाइल यहाँ आ गया तो जरा देखिए कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आएगा आपका। ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे 1 2 3 मिथाइल लगे तो एक मिथाइल गया यहाँ पे, तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल हो गए, इस पे 2 मिथाइल के साथ पॉजिटिव चार्ज। ये गाइज ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री था, ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। गाइज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी को रीअरेंजमेंट में परेशानी हो रही है तो प्लीज़ वो परेशान ना हो, समझ ले, उसके बाद रीअरेंजमेंट का अलग से वीडियो देख लेगा। फाइन। अब गाइज ये कार्बोकैटायन बन गया। अच्छा ये स्टेप जो हमने देखा ये दोनों के लिए बातें सेम है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो E1 हो, क्योंकि दोनों में कार्बोकैटायन बनता है। फाइन। अब मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे जो बेस है, अगर यहाँ पे ओ इसके साथ जो मिथाइल अल्कोहल दिया गया है, ये मिथाइल अल्कोहल अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ये इस पे अटैक करेगा और अटैक करके कुछ इस तरह से प्रोडक्ट जनरेट करेगा, इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यहाँ पे OHCH3 पॉजिटिव चार्ज। फाइन। और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल आएगा, इस एक्स्ट्रा H को यहाँ से हटा देगा, तो फाइनली आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तुरंत मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, कब, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। फाइन। गाइज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, अगर यहाँ पे अब ये बेस की तरह ट्रीट होता, ये कार्बोकैटायन है गाइज, अब यहाँ पे जो OH है CH3 माइनस, ये क्या है, अब यहाँ पे अगर ये बेस होता तो बेस क्या करेगा, बेस जो है मोस्ट अप्रोचेबल हाइड्रोजन को ग्रैप्स करेगा। यहाँ पे ये बीटा है और ये बीटा है, 2 है। गाइज ये क्या है, बेस है, लेकिन क्या बल्कि बेस है, नहीं यार, बेस है स्मॉल है, बल्कि नहीं है। तो बेस स्मॉल है गाइज, अगर ये बेस इस H को ग्रैप्स करेगा देन एल्कीन विल बी लाइक दिस। तो डबल बॉन्ड गाइज यहाँ पे आएगा गाइज, इस बीटा H को अगर ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा ये आएगा। फाइन। लेकिन गाइज अगर जो बेस है अपना इस बीटा H को अप्रोच करेगा तो बॉन्ड इधर आएगा, यानी कुछ एल्कीन यहाँ बनेगा। दूसरी एल्कीन अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। गाइज इन दोनों एल्कीन में अब आप कंपेयर कर लीजिए, हम लोग पहले बना चुके हैं। ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो गाइज ये क्या होगा, माइनर होगा। माइनर दूसरे तरीके से हम क्या पढ़ सकते हैं, इसे दूसरे तरीके से पढ़ें तो ये क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है। ये गाइज क्या है, मेजर है, और इसको दूसरे तरीके से बोले तो ये क्या है, सैडजेफ प्रोडक्ट है। फाइन। तो इस तरीके से हमें देखना होता, नोट कर लीजिए प्लीज। गाइज लास्ट वीडियो में मैंने एंटी कोप्लेनर या एंटी एलिमिनेशन के बारे में जिक्र किया था मैंने, अगर आपको याद हो E2 मैकेनिज्म में एंटी एलिमिनेशन का हमने जिक्र किया था, वही स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे दिखाई गई है। ये क्या है गाइज, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियसली गोइंग विथ एलिमिनेशन। फाइन। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएटली E2। गाइज आप एक बात बताइए, यानी E2 होगा तो साइमल्टेनियसली डबल बॉन्ड जनरेट होगा। अच्छा यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वो ब्रोमीन है, बीटा कार्बन ये ऊपर वाला गाइज है, बीटा कार्बन ये नीचे, 2 बीटा कार्बन है। अच्छा बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन को अगर हम लोग देखें गाइज, तो यहाँ पे अगर ये वेज पे CH3 लगा हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ होगा, डैश पे होगा। फाइनली लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे तो यानी एक डैश पे होगा तो दूसरा वेज पे होगा, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो दोनों अलग अलग बेस पे होंगे। और एंटी एलिमिनेशन में गाइस हमने आपको बताया था कि H और लीविंग ग्रुप यानी बीटा हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप मस्ट बी इन अपोजिट प्लेन।
फाइन, मस्ट बी इन अपोजिट प्लेन। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे लीविंग ग्रुप जो Br है वो कहां पे है, बेस पे है, तो बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी इन डैश। गाइज यहां पे भी बीटा हाइड्रोजन डैश पे है, यहां भी बीटा हाइड्रोजन डैश पे है, तो यहां पे भी हमारे पास दो फेवरेबल हाइड्रोजन है, तो यानी दो प्रोडक्ट यहां पे गाइज बनने वाला है। एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, जब आपने इस H को हटाया तो डबल बॉन्ड कुछ यहां पे जनरेट होगा। अच्छा, जब आपने H ये हटाएगा तो डबल बॉन्ड यहां पे कुछ जनरेट होगा, यानी अगर डबल बॉन्ड वो जनरेट होगा तो इस केस में एल्कीन जो गाइज ये आएगा। कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच इज मोर स्टेबल, व्हिच इज मेजर, कौन इसमें मेजर है गाइज? तो ऑब्वियसली सेट जेफ प्रोडक्ट कौन सा होगा, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड। गाइज इसको देखिए, इस एल्कीन को देखेंगे तो 1 2 3 ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है, 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये क्या होने वाला गाइज, ये मेजर होने वाला है। और ये क्या है, माइनर। किसी को अगर ये परेशानी हो डाई सब्स्टिट्यूटेड या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड देखने में, उसे अच्छा लगता हो सेटजेफ हाफमैन को समझने में, तो आप जा सकते हैं हाफमैन सेटजेफ के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें तो यहाँ बीटा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। सेटजेफ साहब ने यही कहा था कि इफ यू हैव मोर देन 2 बीटा हाइड्रोजन then you will select that beta hydrogen which has minimum number of हाइड्रोजन। उस बीटा कार्बन को आप सेलेक्ट करेंगे जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये H आप अगर आप यहां से हटा रहे हैं, इट मींस आप सेटजेफ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है भैया, वही बात तो मैं बोल रहा हूं, ये सेटजेफ प्रोडक्ट है। सेटजेफ प्रोडक्ट ये क्या है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। फाइन, तो यानी ये मेजर आया, ये माइनर आया। गाइज यही एग्जैक्टली एग्जांपल मैं लेता हूं, बस मैं बेस चेंज कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, बेस चेंज कर दूंगा, और उसके बाद मैं पूछूंगा आप जरा इसको करके बताइए। सब कुछ यही रहेगा, ये CH3, ठीक है। यहां पे भी मैंने Br लिया। गाइज इस बार मैंने क्या लिया, इस बार मैं पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड ले रहा हूं, इंटर्ट ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसमें आप प्रोडक्ट बनाइए। गाइज आपको तुरंत ये बात समझ में आ रहा होगा कि पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड के बारे में कुछ आप कंक्लूजन तुरंत ही निकाल पाएंगे। क्या, सबसे पहली बात भैया कि ये बात तुरंत बोल पाएंगे, ये क्या है, ये एक बल्की बेस है। क्या है, ये एक बल्की बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस में E2 मैकेनिज्म फेवर होता है। E2 मैकेनिज्म फेवर होता है कौन से मैकेनिज्म से, हॉफमैन या सेटजेफ? भैया एक ही मैकेनिज्म आपको याद होगा इस कॉलम में, हॉफमैन। हॉफमैन यानी इस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी गाइज अगर मैं फिर से सोचूं तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो क्योंकि एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर मैंने लिया, तो अभी भी आपके पास जो भी हाइड्रोजन होंगे वो वही हाइड्रोजन होंगे और उसी बेस और डैश पे आपको मिलेंगे, और एग्जैक्टली आपको प्रोडक्ट भी वही मिलेंगे जो ऊपर वाले मिलेंगे हैं। लेकिन फर्क क्या दोनों में आएगा, फर्क यह आएगा कि जो पहले वाले में मेजर हुआ करता था, जो पहले वाले में मेजर हुआ करता था, इस बार गाइज वो माइनर हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे ये क्या आएगा, माइनर प्रोडक्ट आएगा, ये क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट आएगा। कारण बहुत ही स्पष्ट है गाइज। आप ये बताइए कि टर्ट ब्यूटॉक्साइड जो यहाँ पे है, टर्ट ब्यूटॉक्साइड जो यहाँ पे है, कौन सा H अप्रोच करने में उसे ज्यादा आसानी होगी, जिसके पास CH3 लगा हुआ वो, या ऐसा जिसके पास कोई CH3 ना लगा हो, लेस हिंडर्ड हो? गाइस मैं फिर से बता रहा हूं कि इस H को ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जबकि जो ब्यूटॉक्साइड आयन है वो इस H को इजीली अप्रोच करेगा, और जैसे जैसे ये निकलेगा वैसे वैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, Br यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड जनरेट होता नजर आएगा। एल्कीन विल बी द ट्रांजिशन स्टेट। फाइन, यानी यहाँ पे ये मेजर आएगा, यानी हॉफमैन प्रोडक्ट गाइज इस बार ओवर डोमिनेट कर गया सेटजेफ। फाइन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कीजिए। फिर कुछ और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। अगर पुराने एग्जांपल्स आपके समझ में आ गए हैं तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज़ ट्राई करें इसे और आप सही आंसर पिक करें। गाइस प्लीज़ पहले ट्राई आप ही को करना होता है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन देखिए तो सबसे पहले पॉज कीजिए वीडियो को, उसके बाद इसे ट्राई कीजिए आप, उसके बाद सही आंसर करने के बाद आप इसे प्ले करके वापस देखें। आई होप कर लिया होगा, चेक करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। गाइज अगर आप देखें तो इसमें NaOH के साथ रिएक्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में एलिमिनेशन प्रोडक्ट दिए गए हैं गाइस। फाइन, तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, फिर मिक्सचर ऑफ एल्कीन जो है प्रोडक्ट आएगा। तो मैं गाइस यहीं पे इसे ट्राई करता हूँ, यहीं पे मैं अटेम्प्ट करता हूँ। गाइस यहाँ पे देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री रिप्रेजेंट किया गया है, एक बेस पे है, एक डैश पे है। इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री। और हम जानते हैं कि जब हमें एलिमिनेशन कराना हो स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आता है कौन सा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, इतनी बात तो हमें समझ में आती। अच्छा E2 एलिमिनेशन के केस में गाइस हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एंटी एलिमिनेशन पढ़ा है, एंटी एलिमिनेशन पढ़ा है। यानी अगर ये अल्फा है तो ये ऊपर वाला क्या है बीटा और ये नीचे वाला कार्बन क्या है बीटा। तो गाइज अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो यहाँ पे एक ये H होगा, अगर ये वेज पे है तो दूसरा वाला H जो यहाँ पे होगा वो डैश पे होगा। गाइज इस बीटा कार्बन को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दो H है और दो H जो है वो एक डैश पे होगा तो एक वेज पे होगा। फाइन, यानी ये हमने स्टीरियो केमिस्ट्री बीटा कार्बन की दिखा दी जिसपे हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब गाइस हमें सोचना क्या है कि हम तो ये जानते हैं कि एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या, लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी इन एंटी कोप्लेनर, मस्ट बी इन एंटी अपोजिट वेज। फाइन, अपोजिट प्लेन में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखें तो अल्फा पे जो लीविंग ग्रुप अवेलेबल है गाइस वो क्या है ब्रोमाइड आयन। अच्छा ब्रोमाइड आयन कहाँ पे है, डैश पे है, डैश पे। तो ऑब्वियसली जो बीटा हाइड्रोजन हो तो वो कहाँ पे होना चाहिए, वेज पे। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाला है देखिए गाइस वो क्या है, डैश पे है। तो ये दोनों सेम प्लेन में है। तो गाइस जो अभी तक हमारे पास ऑप्शन नजर आ रहे थे कि ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। यानी इसके OH के पास ओनली चॉइस है ग्रैब्स दिस हाइड्रोजन एंड फॉर्म दिस एल्कीन। फाइन, अच्छा अगर यहाँ पे इस H को एलिमिनेट करता है इस Br को तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। यानी गाइस जो प्रोडक्ट बनेगा अगर हम उसके बारे में सोचें तो प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा। एक बात हमें और बताइए, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये ओनली प्रोडक्ट बनेगा या किसी के साथ ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट में अपीयर होगा। भैया बात ध्यान रखिएगा, इस बार OH के पास चॉइसेस नहीं है, ओनली ऑप्शन है इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने का। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ये ध्यान दीजिएगा ओनली प्रोडक्ट आएगा, ओनली प्रोडक्ट आएगा, किसी के साथ रेशमी मिक्सचर नहीं आएगा। यानी गाइस इस केस में सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। फाइन, तो ध्यान रखिएगा जब भी स्टीरियो रिप्रेजेंटेशन दिया हो एलिमिनेशन में तो ध्यान रखिएगा। लोगों को मैंने ये ऑप्शन करते हुए देखा है गाइस, मैक्सिमम लोगों को ये करते देखा है। फाइन, नोट कर लीजिए इसे, फिर और कुछ ट्राई करते हैं। करना है इसे अगर आप देखें तो फिर से सोडियम मेथॉक्साइड आयन दिया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस स्मॉल बेस, यानी यहाँ पे फिर से E2 एलिमिनेशन को इंडिकेट किया गया। E2 एलिमिनेशन इंडिकेट किया गया है और बहुत ही खूबसूरत स्टीरियो केमिस्ट्री रिप्रेजेंट किया गया है सबस्ट्रेट का। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपको एलिमिनेशन अल्फा बीटा एलिमिनेशन किस तरीके से करना है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये अल्फा है, यहाँ पे गाइज ये बीटा है और ये बीटा है। फाइन, अब यहाँ पे भी दो आपके पास डिफरेंट बीटा कार्बन है और दोनों बीटा कार्बन पे गाइज हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर हम बीटा हाइड्रोजन की स्पेसिफिक केमिस्ट्री देख पाएंगे किस पोजीशन पे है, तो अगर ये मिथाइल जो है ये डैश पे है तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो कहाँ पे होगा, वेज पे होगा।
बेस पे होगा। और अगर ये इथाइल गाइज इस कार्बन पे बेस पे है तो हाइड्रोजन कहां पे होगा? हाइड्रोजन मस्ट बी इन डैश। फाइन। अब आप खुद बताइए गाइज, यहां पे Br जो है, यहां पे ब्रोमीन जो है वो क्या है? लीविंग ग्रुप है, यानी अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है। तो उस बीटा को अब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो ब्रोमीन के एंटी प्लेनर हो, अपोजिट साइड हो। यानी अगर ये बेस पे लगा है तो हाइड्रोजन मस्ट बी इन डैश। तो OH मेथॉक्साइड आयन के पास अब कोई फेवरेबल पोजीशन नहीं है, इसी H को हटाना पड़ेगा और ये H हटेगा, यहां से Br हटेगा, तो ये एल्कीन ट्रांजिशन स्टेज आएगा। तो फाइनली इस केस में आपको ओनली प्रोडक्ट मिलेगा समथिंग लाइक दिस। ओके, नोट कीजिए इसे, फिर कुछ और आप देख चेक करते हैं। 2 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे गए, इसे आप सोचेंगे गाइज। इसमें अगर आप देखें तो सॉल्वेंट क्या दिया गया? पोलर सॉल्वेंट दिया गया, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट दिया गया है। अगर पोलर सॉल्वेंट के बारे में बोलूं, पोलर सॉल्वेंट विथ एलिवेटेड टेम्परेचर, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि पोलर सॉल्वेंट विथ एलिवेटेड टेम्परेचर कौन सा मैकेनिज्म गाइस? E1 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन। अच्छा, E1 एलिमिनेशन के बारे में तो आप जानते हैं। मैं अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊं या मैकेनिज्म के साथ बताऊं? मैकेनिज्म के साथ अगर बताऊं तो आपको समझ में आएगा गाइस कि यहाँ पे आयोडाइड आयन लीव करेगा। अच्छा, लीव करेगा आयोडाइड आयन, देन फॉर्म इट ए कार्बोकैटायन गाइस। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। अगर आप इसे देखें तो गाइस ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना गाइस। क्या 2 डिग्री कार्बोकैटायन अंडरगो रीअरेंजमेंट गाइस? तो अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन से अगर हम लोग मिथाइल शिफ्ट कर दें, यानी CH3- आयन शिफ्ट कर दें, तो आपको एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, दिस वन। अभी ये 2 डिग्री था, ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है। अब फाइनली इस पे क्या होगा? वही जो वाटर अवेलेबल है वही क्या करेगा? बीटा पोजीशन से बेस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। स्मॉल बेस है, स्मॉल बेस है, तो ये इस हाइड्रोजन को यहां पे ग्रैब्स करेगा। फाइनली यहां पे एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो आप देखिए यहां पे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आया जो आपका मेजर है। फाइन। मैं माइनर नहीं बना रहा हूं, मैं अब तक चेक कर रहा था, बना के बता रहा था, लेकिन आपको हमेशा आपको मेजर के बारे में सोचना है। अगर आप चाहें तो यहां से भी बीटा देख सकते हैं, यहां से भी बीटा देख सकते हैं, तो 3 डिफरेंट एल्कीन आएगा। अगर आप चाहें तो आप बना भी सकते हैं एक, क्योंकि अब यहाँ के पास आपके पास यहाँ भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, 3 अलग अलग बीटा पोजीशन है, लेकिन सेटजेफ के अकॉर्डिंग यही बीटा फेवरेबल होगा, यानी यही आपका क्या आएगा? मेजर एल्कीन आएगा। फाइन गाइज, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक यहाँ पे भी आपको पोलर सॉल्वेंट दिया गया है, पोलर सॉल्वेंट दिया गया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विथ एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी गाइज यहाँ पे भी E1 के बारे में सोचा गया है। फिर से वही सारी बातें, E1 के बारे में सोचा गया है तो कार्बोकैटायन बनेगा। ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन गाइज, 2 डिग्री कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है। तो ये मिथाइल अगर शिफ्ट कर दें, ये मिथाइल शिफ्ट कर दें, यहाँ पे CH3- शिफ्ट कर दें तो आपको नजर आएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये 2 डिग्री था गाइज, ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये ज़्यादा स्टेबल है। फाइनली अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमने यहाँ बना लिया, यानी कुछ इस तरह से मैं इसे बना सकता हूँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब जो यहाँ पे एथेनॉल अवेलेबल है, सॉरी मेथेनॉल अवेलेबल है, वो हाई टेम्परेचर की वजह से ये एज ए बेस ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, और बेस क्या करेगा? इसके बीटा हाइड्रोजन को ग्रैब्स करेगा और एक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर से गाइज आपके पास यहाँ पे एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, और ये दोनों क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो किसी भी बीटा से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी आपके पास चॉइसेस तो 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट गाइज एक ही यहाँ पे मेजर आएगा। फाइन, क्योंकि ये देखिए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड आ रहा है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा बाई
सर्टजेफ एलिमिनेशन। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये गाइस क्या होगा, माइनर होगा। फाइन। तो आपको काफी क्लियरिटी आई होगी कि E1 कब देखना, E2 कब देखना, SN1 कब देखना, SN2 कब देखना, E1 SN1 दोनों साथ साथ कब देखना। फाइन, इसे नोट कीजिए। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। गाइस एक क्वेश्चन लिखा है, इसे ट्राई कीजिए, सीधे पढ़िए पहले क्या लिखा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो, बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो फॉरवर्ड E2 मैकेनिज्म कौन सा, E2 रिएक्शन कौन नहीं शो करेगा। गाइस E2 रिएक्शन के बारे में तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वो एक ही स्टेप में अल्फा से लीविंग ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली लीव करेगा। चेक करते हैं इस केस में गाइस, आपको ऑप्शन चेक करना होता है। ये क्या है, अल्फा है, यहाँ से भी बीटा है, यहाँ से बीटा है ऑब्वियसली, तो यहाँ से अल्फा बीटा ऑब्वियसली हट जाएगा। गाइज ये क्या है, अल्फा है, ये बीटा है, ऑब्वियसली अल्फा बीटा यहाँ भी एलिमिनेशन हो जाएगा। इसके पास देखें गाइज तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो यहाँ तो इस बीटा का होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये गाइज 4 डिग्री है, कोई हाइड्रोजन नहीं। लेकिन यहाँ इसके पास हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पे एलिमिनेशन शो कर सकता है, तो ये भी हो जाएगा। लुक एट दिस वन गाइज, इसके पास अल्फा कार्बन तो है जिससे ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, बीटा कार्बन भी है, लेकिन बट नो चॉइस गाइस, कोई यहाँ इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है कि बीटा एलिमिनेशन कराए। क्यों, बीटा कार्बन तो है लेकिन उसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है। तो गाइस ये ऑप्शन ऐसा होगा जो एलिमिनेशन बाय E2 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। E1 होता तो हो जाता, कार्बोकैटायन बनता, रीअरेंज कराते तो ऑब्वियसली हो जाता। फाइन, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको चेक करना होता है। नोट कीजिए, फिर कुछ और देखते हैं। गाइज दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ इसे आप खुद ट्राई करके सही आंसर तक पहुँचे, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। 1 मिनट ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। खूबसूरती क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप इसे ट्राई कीजिए। आई होप ट्राई कर लिया होगा। इसमें एल्कोहलिक केवेज देख के मैंने बताया था कि एल्कोहल मतलब दारू, और दारू क्या करता है, इंसान को एलिमिनेट कर देता है। उसी तरह से अगर एल्कोहलिक केवेज आया तो यहाँ भी एलिमिनेशन करेगा। एल्कोहलिक केवेज हमने बताया था आपको भैया कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 मैकेनिज्म फेवर करेगा, और E2 मैकेनिज्म फेवर करेगा तो इसी वजह से ये बेस और डैश का खिलवाड़ किया गया है। क्यों, क्योंकि बेस और डैश में E2 मैकेनिज्म में अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पता है एंटी एलिमिनेशन की तो आपसे गलती हो जाएगी गाइस। तो जरा देखिएगा हम क्या करना होता है फाइनली। अगर मैं यहीं पे समझा दूं, कहीं से अलग तरीके से ना नोट करूं, तो गाइस जिस पे Br लगा हुआ है हम उसी को फोकस कर रहे हैं। ये क्या है, अल्फा। गाइस ये बीटा है और ये बीटा है, इसके राइट में एक बीटा है, लेफ्ट में बीटा है। हमें एंटी एलिमिनेशन पे सोचना है। कौन सा, क्या सोचना है हमें, एंटी एलिमिनेशन सोचना है, एंटी एलिमिनेशन सोचना है। अब जरा देखिए Br किस पोजीशन पे लगा, तो देखेंगे तो Br डैश बेस पे लगा, तो हाइड्रोजन मस्ट बी इन वेज। अगर ये डैश पे है तो हाइड्रोजन को वेज पे होना चाहिए। यानी इस बीटा कार्बन पे जो ये H हमें नजर आ रहा है, ये H जो नजर आ रहा है गाइज वो क्या है, डैश पे। तो ये दोनों सेम प्लेन में होने की वजह से, सेम वेज में होने से ये तो H निकलने से नहीं रहा गाइज। जरा इसके राइट साइड में देखिए, एक ड्यूटेरियम है और एक प्रोटियम है, मतलब एक हाइड्रोजन है। ड्यूटेरियम प्रोटियम में से गाइज कौन निकलेगा। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं देखना ना कौन आसानी से निकलेगा, पहले एंटी एलिमिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो चेक करेंगे। अगर यहाँ ब्रोमीन जो है डैश पे है तो जो बीटा पोजीशन निकलेगा वो क्या होना चाहिए, वेज पे होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ये भी कहाँ पे है, डैश पे, तो ये भी हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। गाइस निकलेगा कौन, ड्यूटेरियम निकलेगा, ड्यूटेरियम निकलेगा। यहाँ पे जो OH माइनस है, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, बल्कि बेस, क्यों, क्योंकि ये एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता, बहुत सारे एल्कोहल इससे घिरे होते हैं, बहुत सारे एल्कोहल इससे घिरे होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि OH माइनस, बल्कि क्यों, क्योंकि इसके सराउंडेड जो होते हैं बहुत सारे एल्कोहल
घिरे होते हैं, फाइन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो जो इसका साइज है वो साइज ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से अप्रोचेबल इस ड्यूटेरियम को जैसे जैसे अप्रोच करेगा, यहाँ से ये एक नया बॉन्ड जनरेशन होगा और ब्रोमीन क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो गाइज अगर मैं यहीं पे प्रोडक्ट बनाऊं तो जरा देखिएगा प्रोडक्ट क्या आएगा। क्या जो लेफ्ट साइड में है उसके स्टीरियो पे कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, यानी ये जहां पे था जैसे था वैसे बना रहेगा ये। और यहां पे एक डबल बॉन्ड आएगा, ड्यूटेरियम निकल चुका है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को आप दिखाएं या ना दिखाएं फर्क नहीं पड़ता। अब आप ऑप्शन के साथ जाइए गाइस। कौन सा ऑप्शन? पहले जिसमें एलिमिनेशन नहीं वो ऑप्शन खत्म, जिसमें ड्यूटेरियम है वो ऑप्शन खत्म, तो एक ही ऑप्शन तो बचा। इस तरह से क्वेश्चन हमें करना होता है एंटी एलिमिनेशन पे। मतलब जो लीविंग ग्रुप है और उसके रिस्पेक्ट में जो बीटा हाइड्रोजन है, दे मस्ट बी इन अपोजिट प्लेन। फाइन, नोट कर लीजिए इसे। एक आखिरी एग्जांपल पिक करते हैं गाइस, ट्राई सम मोर एग्जांपल। अगर मैं सब कुछ तेजी से आपको डिस्क्राइब करूं तो आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्मॉल बेस क्या फेवर करेगा? E2। ये सब देख रहे होंगे, वेज डैश वेज का यहाँ पे खिलवाड़ किया गया है, तो आपको श्योर रहना पड़ेगा क्या, एंटी एलिमिनेशन के लिए। गाइज ये क्या है जिसपे Cl लगा हुआ है अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। गाइज अगर हम दोनों बीटा पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, 2 H होंगे और दोनों अपने अलग अलग वेज पे होंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखिए सॉलिड वेज पे यानी वेज पे बोले तो एक आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ, तो डैश पे यहाँ पे क्या होगा, H होगा। फाइन, यानी यहाँ पे लिविंग ग्रुप Cl अगर देखें तो वेज पे है, हाइड्रोजन डैश पे है, तो ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। यानी इस केस में गाइस 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। लेकिन फिर से वही मैं बोलूँगा, अगर आप सेटजेफ को सोच के प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके पास 2 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, जो यही आला क्या होगा आपका मेजर। अच्छा, कोई ये वाला बीटा एच एलिमिनेट करता, यानी यहाँ पे जो OET माइनस है वो इस H को ग्रैप्स करेगा और यहाँ से Cl लीप कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा। अच्छा, माइनर भी अगर कोई देखना चाहता तो माइनर भी देख सकता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ये बना रहेगा। अब जो यहाँ पे H है, ये वाला H डैश पे, वो एथॉक्साइड आयन ये इसको ग्रैप्स करेगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब अगर आप देखें तो इस डबल बॉन्ड में डाई सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि ये डबल बॉन्ड क्या है, 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, इसीलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, माइनर। फिर से अगर आपको सेटजेफ समझ में आता है तो आप सेटजेफ लगाइए। सेटजेफ के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इस बीटा कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो सेटजेफ क्या सजेस्ट करते हैं, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट कीजिए जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। लेकिन गाइस ध्यान रखना, अगर ये डैश बेस पे होता आइसोप्रोपिल ग्रुप तो भैया यही आपका मेजर होता। स्टीरियो केमिस्ट्री में ध्यान रखना, हमेशा आंख बंद करके सेटजेफ हॉफमैन ना लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा। जब खासकर बात किसकी हो रही हो, E2 मैकेनिज्म की बात करो, क्योंकि E2 मैकेनिज्म में ही स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ चक्कर होता है। फाइन, ये दोनों देखिए गाइस, इन दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर से भी वही स्ट्रॉन्ग बेस, यानी फिर से E2 मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग बेस, स्मॉल बेस, तो फिर से यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, या तो ये हाइड्रोजन एलिमिनेट किए या तो हाइड्रोजन ये। गाइस अगर आपके पास जो मेथॉक्साइड आयन है इस हाइड्रोजन को ग्रैप्स करेगा तो यहाँ पे एल्कीन ट्रांजिशन स्टेट आएगा, ये Br निकलेगा। तो अगर इस हिसाब से बना तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन फिर से वही मैं अगर बात करूं, अगर बेस ने इस हाइड्रोजन को ग्रैप्स किया तो ये बॉन्ड इधर आएगा, तो दूसरी एल्कीन कुछ इस तरह से बन जाएगी। फिर सेटजेफ के अकॉर्डिंग बोलें तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। फाइन, लुक एट दिस वन गाइज, यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही E2 मैकेनिज्म होगा। फाइन, लेकिन यहाँ पे आप जरा बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा। फिर से किसी ने कहा सर प्रोडक्ट तो यही आएगा, हमने कहा बिल्कुल सही, प्रोडक्ट यही आएगा।
क्या मेजर और माइनर का अमाउंट भी यही रहेगा? जो मेजर इसमें वही मेजर इसमें रहेगा? नहीं, इस बार ये मेजर होगा, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। ध्यान दीजिएगा, गलती हो जाएगी एग्जाम में आपसे। ऐसा क्यों होता है उसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं गाइस। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी मेथॉक्साइड आयन जो है इस H को अप्रोच करेगा तो H को निकाल ले जाएगा, लेकिन गाइस जो यहाँ फ्लोराइड आयन है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो F है वो बैड लीविंग ग्रुप है, बैड लीविंग ग्रुप है। और अगर आपको याद हो तो जब मैं हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था हॉफमैन एलिमिनेशन 2 केस में ही पॉसिबल है, या तो बेस बहुत बल्की हो या तो लिविंग ग्रुप बैड लिविंग ग्रुप हो, जिसमें हमने फ्लोराइड आयन का जिक्र किया था और अमोनियम आयन का जिक्र किया था। फाइन। अच्छा, ये क्या चक्कर है गाइस, जैसे इसने बेस इसको मेथॉक्साइड आयन इसको हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे एक सिचुएशन गाइस आएगी। अभी तो यहाँ पे जो था वो एल्कीन था, ट्रांजिशन स्टेट जो गाइस यहाँ पे था वो क्या था? एल्कीन था। लेकिन गाइस जब यहाँ पे आएगा तो ये बैड लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे क्या था, जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था वैसे Br लीव कर रहा था ड्यू टू बेटर लिविंग ग्रुप। बट फ्लोराइड आयन गाइस लीव नहीं करेगा और यहाँ से आसानी से ये H निकाल के निगेटिव चार्ज बना देगा। यानी गाइस इस केस में कार्बेनाइन ट्रांजिशन स्टेज बनेगा, कार्बेनाइन ट्रांजिशन स्टेज बनेगा। अच्छा गाइस आप बताइए आसानी से, यहाँ पे कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा या यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा? सोचिए सोचिए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला कि इस बैड लिविंग ग्रुप की वजह से, इस बैड लिविंग ग्रुप की वजह से कार्बेनाइन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट जनरेट करता है। अच्छा आप सोच के बताइए कि फ्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज यहाँ हो या फ्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज यहाँ हो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा इस? तो आपको याद होगा मैंने कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बताई थी। क्या बताई थी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। मैंने बोला था कि 1 डिग्री कार्बेनाइन, 2 डिग्री कार्बेनाइन, 3 डिग्री कार्बेनाइन, इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था कि 1 डिग्री कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से। और मैंने कोई ऐसे ही नहीं बता दिया था, मैंने बताया था यहाँ पे अगर आप गाइस देखेंगे तो मिथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से इसका चार्ज बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंस नहीं लगा, ये 1 डिग्री कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये 2 डिग्री कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा स्टेबल है गाइस। ड्यू टू ट्रांजिशन स्टेट ऑफ कार्बेनाइन, ये वाला जो मेथॉक्साइड, ये वाला H जो है वो ज्यादा फिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब कार्बेनाइन बन जाएगा, कार्बेनाइन पूरा का पूरा यहाँ जनरेट हो जाता है गाइस ट्रांजिशन स्टेट, तो यहाँ पे फाइनली ये नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे यहाँ आएगा और थोड़ी समय लगेगा फ्लोराइड आयन को यहाँ पे लीव कराएगा। यानी गाइस जो इस केस में आपको एल्कीन ट्रांजिशन स्टेट नजर आ रहा था, उस केस में यहाँ पे कार्बेनाइन ट्रांजिशन स्टेट होगा। ध्यान रखिएगा इस फ्लोराइड के केस में कौन सा एलिमिनेशन हुआ? हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन। फाइन। तो गाइज आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आज की क्लास में आपने नोटिस किया होगा कि हमने E1, E2, SN1, SN2 सबको एक साथ विथ सॉल्वेंट, विथ टेम्परेचर, डिफरेंट बेसिस के साथ हम लोगों ने डील किया और देखा कि कहाँ पे SN1 होगा, कहाँ पे E1 होगा, कहाँ पे E2 होगा, कहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होगा। गाइज तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। फाइन, इसे आप आराम से कर लीजिएगा और इसके बेसिस पे जितने आपके पास क्वेश्चन हो सब अटेम्प्ट कर लीजिएगा गाइज। फाइन, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस गाइज आप करेंगे परफेक्शन उतनी ज़्यादा आएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा गाइज, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।